हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज बेसिकली है क्या, करती क्या है। बेसिकली ये गारमेंट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है जो अलग अलग कंट्रीज को गारमेंट बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं, और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो भी कई सारी कंट्रीज में फैली हुई है। एंड कंपनी 1987 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। एंड अगर आप इनके टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखते हैं तो इनके पास टोटल 25 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जिसमें से 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इनकी अपनी खुद की है एंड 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ये पार्टनरशिप में रन करते हैं। मींस ऐसी कंपनियां जिनके ज्यादा कुछ बिजनेस खास चल नहीं रहा होता है, उन सारी कंपनियों के साथ ये टाई अप करते हैं एंड उनके जो गारमेंट हाउस है, उनका जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हाउस है उसको रन करते हैं, उसमें अपना प्रोडक्ट्स चलवाते हैं एंड वहां से फिर ये उस सारे प्रोडक्ट को उठा करके अलग अलग कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। तो 16 प्लांट इनके अपने खुद के हैं और 9 प्लांट ये पार्टनरशिप में रन करते हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो इनके प्लांट्स बेसिकली इंडिया में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, वियतनाम में, ग्वाटेमाला में इनके प्लांट्स हैं। एंड अगर आप इनके टोटल कैपेसिटी देखें तो 93.1 मिलियन पीसेज पर ईयर गारमेंट ये मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं। मीन्स ऑलमोस्ट हो गया 9 करोड़ के आसपास, 9 करोड़ 30 लाख गारमेंट ये लोग पर ईयर मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं। एंड इनके पास 4 डिजाइन ऑफिसेज हैं जहां पर ये अलग अलग जो डिजाइन्स हैं, अलग अलग जो गारमेंट की डिजाइन होते हैं उसको प्रोसेस करते हैं। वहां पर उनकी पूरी डिजाइनिंग की टीम है, डिजाइनर्स हैं जो कि वो डिजाइन रेडी करते हैं और उसको डिजाइन को रेडी करने के बाद ये फिर अलग अलग अपनी जो यूनिट्स हैं उनको डिजाइन भेजते हैं और वहां पर प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग वो स्टार्ट होती है। एंड जो इनके ये 4 डिजाइन ऑफिसेज है वो यूएस में है, यूके में है, स्पेन में है एंड हांगकांग में है। एंड अगर आप इनकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखें तो इंडिया में 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, बांग्लादेश में 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वियतनाम में 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इंडोनेशिया में इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं एंड ग्वाटेमाला में 1 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनकी। एंड अगर आप इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें कि ये लोग क्या क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें आपको दिखेगा कि ये वुवन एंड नीटेड गारमेंट बनाते हैं। वुवन मींस ऐसे जो धागे को वीव करके बनाई जाती है वो निट्स, वो गारमेंट्स, प्लस नीटेड क्या होता है, नीटेड एक टाइप का वीविंग होता है जिसमें नीटिंग किया जाता है। तो वो वुवन एंड नीटेड दोनों तरीके के गारमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। बेसिकली जो इनके प्रोडक्ट होते हैं वो वुमेन्स वेयर, मेंस वेयर एंड किड्स वेयर होता है, तीनों ही प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और उसमें भी अगर आप देखें कि ये बनाते क्या क्या प्रोडक्ट है तो उसमें बेसिकली टॉप वेयर हो गया, बॉटम वेयर हो गया, जो ड्रेसेज होते हैं वो बनाते हैं। एंड इसके अलावा जो जैकेट्स हैं, कोट्स हैं, पफल है, ब्लेजर्स हैं, इसके अलावा जो डेनिम वेयर होता है वो भी बनाते हैं। पोलो वेयर भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। जो परफॉर्मेंस वेयर होते हैं जो स्पोर्ट्स में यूज किए जाते हैं वो भी ये लोग बनाते हैं। एक्टिव वेयर यूज करते हैं ये लोग, एक्टिव वियर ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा जो लाउंज वियर होता है एंड जो स्लीप वियर होता है, तो सारे तरीके के गारमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड अगर आप इनका रेवेन्यू बाइफरकेशन देखते हैं तो 27% रेवेन्यू इनके इंडिया वाले बिजनेस से इनको कंट्रीब्यूट होता है एंड 73% रेवेन्यू ये एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से इनको कंट्रीब्यूट होता है। एंड अगर रेवेन्यू को वुवन और निट के फॉर्मेट में देखते हैं तो 72% रेवेन्यू इनके वुवन वाले गारमेंट से इनको कंट्रीब्यूट होता है, 28% रेवेन्यू इनके निटिंग वाले गारमेंट से इनको सेगमेंट से इनको कंट्रीब्यूट होता है। एंड अगर ये जो प्लांट की कैपेसिटी वाइज, प्लांट वाइज अगर आप इनका रेवेन्यू बाइफरकेशन करते हैं तो आपको दिखेगा कि 74% रेवेन्यू इनके जो अपने खुद के प्लांट्स हैं उनसे कंट्रीब्यूट होता है एंड 26% रेवेन्यू जो ये पार्टनरशिप में प्लांट्स रन करते हैं वहां से कंट्रीब्यूशन होता है। और दोस्तों अगर आप इनकी क्लाइंटेल लिस्ट देखें तो इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड जितने भी बड़े क्लाइंट्स हैं वो इनके जो बड़े जो गारमेंट में सेलर है वो इनके क्लाइंट है। जैसे कि वॉलमार्ट इनका क्लाइंट है, टारगेट इनका क्लाइंट है एंड इसके अलावा जो प्राइमार्क है वो इनका क्लाइंट है, सैम्स क्लब इनका क्लाइंट है एंड मूजी जो कि जापान का एक बहुत बड़ा गारमेंट सेलर है वो भी इनका क्लाइंट है। तो ये तो इनके ऐसे क्लाइंट हो गए जो वर्ल्ड वाइड जिनके काफी बड़े ये रिटेलर है गारमेंट के, वो इनके क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा जो बहुत बड़े अच्छे खासे जो ब्रांड्स होते हैं, कई सारे बड़े ब्रांड्स भी इनके क्लाइंट्स हैं, जिसमें टॉमी हिलफिगर इनका क्लाइंट है, गैप इनका क्लाइंट है, केल्विन क्लेन इनका क्लाइंट है, इसके अलावा ओल्ड नेवी, एंड टेलर ये भी इनके क्लाइंट है और जारा भी इनका क्लाइंट है। तो ये बड़े बड़े जो गारमेंट के ब्रांड्स है वो भी इनके क्लाइंट्स हैं। एंड रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया था, रिसेंटली मींस लास्ट ईयर में इन्होंने अनाउंस किया था कि FY26 में टोटल 250 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, 250 करोड़ का कैपेक्स करेंगे। एंड जिसमें से 110 करोड़ का कैपेक्स तो बांग्लादेश में होगा और लगभग 20 करोड़ का कैपेक्स इंडिया में होगा। एंड ये कैपेक्स, ये जो कैपेक्स ये कर रहे हैं ये अपने जो नंबर ऑफ पीसेज ऑफ गारमेंट है वो बढ़ाने के लिए ये कैपेक्स कर रहे हैं। एंड इसके अलावा 90 करोड़ का कैपेक्स ये कर रहे हैं आपका सस्टेनेबल लॉन्ड्री फैसिलिटी स्टैब्लिश करने में, जो कि बांग्लादेश में स्टैब्लिश करेंगे ये। एंड इसके अलावा 5 करोड़ का कैपेक्स ये अपने
5 अलग अलग प्लांटों में सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन के लिए कर रहे हैं। एंड अगर आप देखें कि जो ग्लोबली इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है, इतनी जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, आप देखिए कि ट्रम्प का टैरिफ का इम्पैक्ट चल रहा है, 50% टैरिफ इंडिया से जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर लगा दिया ट्रम्प ने। एंड इसके अलावा और भी जो बांग्लादेश में आप देख लीजिए कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज कितने सारे चल रहे हैं, वहां पर कंट्री स्टेबल ही नहीं हो पा रही है। इसके बावजूद भी अगर आप इनका ग्रोथ देखेंगे, क्योंकि इनके बेसिकली मोस्ट ऑफ प्लांट 9 प्लांट तो बांग्लादेश में और 8 प्लांट इंडिया में, तो इंडिया में जो 8 प्लांट हैं वो जो ट्रम्प के टैरिफ की वजह से इंपैक्टेड हैं, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड जो आपके बांग्लादेश में प्लांट है, वहाँ की जियोपॉलिटिकल इशू की वजह से वो प्रॉपर्ली रन नहीं कर पा रहे हैं। और इनका जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, उसमें ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू इनको यूएसए वाले बिजनेस से आता है। यूएसए को एक्सपोर्ट करने से इनको 50% रेवेन्यू ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट होता है इनके टोटल एक्सपोर्ट बिजनेस का। एंड इसको ये धीरे धीरे कम कर रहे हैं। मैनेजमेंट अभी बोल भी रहा है कि हमारी डिपेंडेंसी, अगर आप देखें तो पहले इनकी डिपेंडेंसी 2022-23 में लगभग 86% रेवेन्यू इनके यूएसए वाले सेगमेंट से, यूएसए को एक्सपोर्ट करने से आता था, जिसको घटा के लगभग 50% तक लेके आए हैं। और रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू इनका सुन रहा था, तो उसमें इन्होंने बोला है कि उन्होंने कुछ परसेंटेज तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको हम 50% से भी नीचे इस क्वार्टर में हमने कर दिया है। तो वो नंबर भी अगले क्वार्टरली रिजल्ट में ये लोग शो कर देंगे। तो डिपेंडेंसी धीरे धीरे ये यूएसए के बिजनेस के ऊपर, यूएसए को एक्सपोर्ट करने के ऊपर कम कर रहे हैं, और अपने लिए नए नए जो कंट्रीज है, नए नए रीजन्स ढूंढ रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूके है, एंड जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने को देख रहे हैं, उनके साथ अपने रिलेशनशिप और डीपर कर रहे हैं और स्ट्रांग कर रहे हैं। एंड जो ये यूएसए का टैरिफ, यूएसए ने टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दिया 50% का, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक चेंज किए थे। इन्होंने क्या किया कि इनके जो वियतनाम और इंडोनेशिया वाला जो प्लांट है, वियतनाम और इंडोनेशिया वाले प्लांट में अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इन्होंने बढ़ाया, और वहां से इन्होंने यूएसए को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इनका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क तो पड़ा है कंपेयर टू लास्ट, अगर आप देखें तो इनके पहले 30-40% का रेवेन्यू आता था इनका, हर क्वार्टर में इनका ग्रोथ आया करता था, जो कि अभी घट करके लगभग 13-14% के आ गया है। तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन घटा तो है, लेकिन इनको लॉस नहीं हुआ है, और ये बिजनेस को सस्टेन कर पा रहे हैं। और आज नहीं तो कल ये जैसे ट्रैफिक ये जो टैरिफ है ये थोड़ा कम होता है, तो इनका बिजनेस फिर से बूम करेगा। तो अभी अगर आप रिसेंटली इनका रिजल्ट देखें, तो अभी रिसेंटली जो इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया है, क्वार्टरली रिजल्ट में इनका रेवेन्यू ग्रोथ 9.2% आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर आप इनका हाफ ईयरली रिजल्ट देखते हैं, तो हाफ ईयरली बेसिस पे इनका रेवेन्यू 12.7% से ग्रो हुआ है। और दोस्तों अगर आप इनके वैल्यूएशन की बात करें, तो इनके इंडिया में जितने भी पीयर्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटर, उनमें सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इनका गोकुलदास एक्सपोर्ट है। और गोकुलदास एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली काफी सस्ता इनका वैल्यूएशन है। गोकुलदास एक्सपोर्ट इनसे ऑलमोस्ट डबल प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर अवेलेबल है, और ये उनसे ऑलमोस्ट हाफ के प्राइस एंड अर्निंग रेशियो पर अवेलेबल है। तो वैल्यूएशन वाइज भी इनका जो वैल्यूएशन है काफी कम, काफी रीजनेबल लगता है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। एंड बाकी इन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में भी काफी पॉजिटिव बातें बोली है आगे अपने फ्यूचर को लेकर के। कॉन्फ्रेंस कॉल को हम आगे डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। तो आज हम चलिए दोस्तों इनके बिजनेस को एंड इनका जो रिसेंटली रिजल्ट आया उसको थोड़ा और डीप वे में और थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। तो दोस्तों अगर आप इनका हाफ ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस देखते हैं, कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस, तो इसमें आपको दिखेगा कि H1 FY25 से H1 FY26 में 12.7% से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है, और जो बढ़कर के अभी 2541 करोड़ हो चुका है। एंड अगर आप इनका एडजस्टेड एबिटा एंड एबिटा मार्जिन देखें, तो ये जो इनका एडजस्टेड एबिटा है उसमें H1 FY26 में H1 FY25 से लगभग 18.4% की ग्रोथ आई है, और वो बढ़कर के अभी 236 करोड़ हो चुका है। एंड अगर आप इनका एबिटा मार्जिन देखते हैं हाफ ईयरली बेसिस पर, तो इनका एबिटा मार्जिन 9.3% है। एंड अगर आप इनका इसी कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस को क्वार्टरली बेस पे देखते हैं, क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर, तो क्वार्टर 2 में आपको दिखेगा कि इनका रेवेन्यू 9.2% ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर क्वार्टर 2, और वो बढ़कर के अभी 1313 करोड़ हो चुका है। एंड अगर आप इनका क्वार्टर 2 में इबिटा देखते हैं, तो उसमें 23.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ आई है, एंड वो 122 करोड़ हो चुका है। एंड अगर आप इनका इबिटा मार्जिन देखते हैं, तो उसमें भी आपको 1.08% की ग्रोथ दिखाई देगी, और वो लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में इस ईयर के क्वार्टर 2 में 9.3% है। आप इनका स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस मैं पर्सनल बेसिस पर उसको प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं पूरे ग्रुप का कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस को ही काउंट करता हूँ। क्योंकि पूरे ग्रुप में जितनी कंपनियां हैं, जितने यूनिट्स हैं, उनका अगर आप एक कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस देखते हैं, तभी आपको उनके बिजनेस का किस डायरेक्शन में बिजनेस मूव हो रहा है, किस डायरेक्शन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मूव हो रही है,
या उनका जो मार्जिन है वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, एक्चुअल पिक्चर आपको उससे पता चलता है। इसलिए मैं कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस को ही प्रेफर करता हूँ। आप लोग चाहें तो यहाँ से स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस भी इनका देख सकते हैं। एंड इनका जो ROCE ग्रोथ है, ROCE ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लगभग 4% से इनका ROCE बढ़ गया है और वो भी बढ़ करके लगभग 29% हो चुका है। और इन्होंने अभी डिविडेंड भी अनाउंस किया है, तो पर इक्विटी शेयर 6 रुपीज़ का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है। और दोस्तों अगर आप इनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कैपेक्स का, अगर वो कैपेक्स को देखें तो इन्होंने टोटल 250 करोड़ का कैपेक्स FY26 के लिए प्लान किया है, जिसमें से अगर आप बाइफर्केशन देखते हैं तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में 110 करोड़ का कैपेक्स ये कर रहे हैं। और वहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो ये कैपेक्स कर रहे हैं वो अपैरल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाने के लिए, वहाँ की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये कैपेक्स कर रहे हैं। और बांग्लादेश में जो ये 110 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं उसमें से लगभग 65 करोड़ का कैपेक्स ये कर चुके हैं। एंड जो उनका नया जो प्लांट है वहाँ पर जो जिसको बढ़ा रहे हैं ये मैनेजमेंट आर होपिंग कि वो Q2 FY26 तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड टोटल कैपेक्स की जो वो एलोकेशन है वो लगभग 110 करोड़ का है। और इंडिया में ये 20 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं। वो 20 करोड़ का कैपेक्स एक बिहार में के प्लांट लगा रहे हैं उसमें कर रहे हैं। तो ये प्लांट का जो एक्सपेंशन है वो कंप्लीट हो चुका है बिहार में। एंड इसका कॉमर्शियलाइजेशन प्रोग्रेस में है और जल्दी ही वहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसके अलावा 90 करोड़ का कैपेक्स ये कर रहे हैं सस्टेनेबल लॉन्ड्री कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, मीन्स जो लॉन्ड्री की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए। तो जिसमें कि इस टोटल 90 करोड़ के कैपेक्स में से 33 करोड़ का जो कैपेक्स है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड मैनेजमेंट आर होपिंग कि ये टोटल कैपेक्स लगभग Q2 FY27 तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा ये 5 करोड़ का कैपेक्स कर रहे थे सोलर पावर इंस्टॉलेशन के लिए अपने 5 प्लांटों में, जिसमें से 3 प्लांटों में जो इनका सोलर पावर इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड मतलब सोलर पावर इंस्टॉलेशन तो इनका 5 प्लांटों में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 3 प्लांटों में सोलर पावर से जो पावर जनरेट होना है वो स्टार्ट हो चुका है, 2 प्लांटों से भी स्टार्ट होना बाकी है। तो ये जितना पावर सोलर पावर जनरेशन वाला जो इंस्टॉल इन्होंने किया कैपेसिटी, उससे जितना पावर ये जनरेट करेंगे वो अपने प्लांटों के यूज में, अपने प्लांट में यूज करेंगे। तो दोस्तों ये जितना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं अपना, उस कैपेसिटी एक्सपेंशन से इनके पास जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो लगभग 8 मिलियन पीसेज बढ़ जाएगी। एंड इस टोटल 8 मिलियन पीसेज में जो ये बढ़ेगा, इसमें से 5 to 6 मिलियन पीसेज बांग्लादेश में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। एंड 2.5 से 3 मिलियन पीसेज की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया में इनकी बढ़ेगी। एंड जो इन्होंने अपना जो सस्टेनेबल लॉन्ड्री कैपेसिटी एक्सपेंशन में 90 करोड़ रुपीज एक्सपेंशन कर रहे हैं, उससे क्या होगा इनके बिजनेस पर इम्पैक्ट, उससे इम्पैक्ट ये होगा कि जो इनका वॉशिंग कॉस्ट है वो घट जाएगा एंड जो वाटर कंजम्पशन है वो घट जाएगा, जिसकी वजह से इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बढ़कर के लगभग 18 to 20% होने लगेगा। और अगर आप इनका कंसोलिडेटेड ग्रुप परफॉर्मेंस देखते हैं हाफ ईयरली बेसिस पर, तो आपको दिखेगा कि जो हाफ ईयर FY22 में जो इनका रेवेन्यू लगभग 1118 करोड़ हुआ करता था, वो अभी बढ़ करके लगभग 2541 करोड़ हो चुका है हाफ ईयर FY26 में। मीन्स पिछले 4 सालों में 1100 से बढ़ करके इनका रेवेन्यू लगभग 2500 करोड़ हो चुका है, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। एंड अगर आप इनका इबिट्टा देखते हैं तो जो इनका H1 FY22 में 58 करोड़ का इबिट्टा इनका हुआ करता था, वो भी बढ़कर के लगभग 236 करोड़ का इबिट्टा हो गया इनका H1 FY26 में। एंड अगर आप इनका इबिट्टा मार्जिन देखें तो उसमें भी अच्छी खासी हेल्दी ग्रोथ आपको दिखाई देगी। जो इनका इबिट्टा मार्जिन H1 FY22 में 5.2% हुआ करता था, वो बढ़कर के अभी H1 FY26 में 9.3% हो गया है। और अगर आप इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी जो इनकी 26 करोड़ हुआ करती थी H1 FY22 में, वो प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बढ़ करके H1 FY26 में 156 करोड़ हो चुकी है। एंड जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन हुआ करता था 2.3% हुआ करता था H1 FY22 में, वो अभी H1 FY26 में बढ़कर के 6.1% हो गया है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो H1 FY22 में इनका केवल 25 करोड़ हुआ करता था, वो बढ़कर के अभी H1 FY26 में, अभी रिसेंट जो हाफ ईयर बीता है इसमें लगभग 138 करोड़ हो चुका, 138 करोड़ हो चुका है। एंड अगर आप इनका पैट मार्जिन देखें तो पहले जो 2.2% हुआ करता था, वो बढ़कर के आज 5.4% हो चुका है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर आप इनका देखेंगे कि फाइनेंशियल पैरामीटर पर, सारे ही पैरामीटर पर इनका परफॉर्मेंस बढ़िया है। और अगर आप इनके परफॉर्मेंस को ईयरली बेसिस पर काउंट करते हैं, क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप देखते हैं तो Q2 FY22 में जो इनका रेवेन्यू 681 करोड़ हुआ करता था, वो Q2 FY26 में बढ़कर के लगभग 1313 करोड़ हो चुका है। मीन्स लगभग दोगुना हो गया पिछले 4 सालों में। एंड
एंड अगर आप इनका एडजस्टेड एबिटा देखते हैं तो वो भी Q2 FY22 में 5.9% हुआ करता था, वो बढ़कर के 9.3% हो गया है, उसमें भी अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी आपको। एंड जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो जो पहले 3.4% हुआ करता था वो बढ़कर के 6% हो चुका है FY26 में, तो ये भी आपको अच्छे रेट से ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो जो पहले 3.7% हुआ करता था, जो इनका Q2 FY22 है 22 था, उसमें वो भी बढ़कर के 5.5% हो गया। तो इस बेसिस पर भी आप अगर क्वार्टरली बेसिस पर भी इनका परफॉर्मेंस देखते हैं तो शानदार है। और अगर आप इनका फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखें, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पैरामीटर्स, तो आपको वहाँ दिखेगा कि इनका जो नेटवर्थ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो मार्च 2022 में इनका नेटवर्थ 615 करोड़ का हुआ करता था वो भी बढ़कर के लगभग 1271 करोड़ हो चुका है सितंबर 2025 में। एंड जो इनका ग्रॉस डेट है वो भी आपको घटता हुआ दिखाई देगा। जो मार्च 2022 में 564 करोड़ का इनका नेट डेट हुआ करता था इनके ऊपर, वो भी घट करके लगभग 494 करोड़ रह गया है सितंबर 2025 में। एंड इनका जो इनके कैश इनके बैलेंस शीट के पड़ा हुआ है वो भी आप देखें कि लगभग 416 करोड़ का कैश इनके बैलेंस शीट के ऊपर पड़ा हुआ है। एंड अगर आप इनका ROCE देखें तो ROCE भी आपको काफ़ी अच्छे रेट से ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। जो मार्च 2022 में लगभग 12% का ROCE ये कंट्रीब्यूट करते थे, जनरेट कर पाते थे, वो भी बढ़ करके लगभग 29% हो चुका है। एंड अगर आप इनका रिटर्न ऑन ROE देखते हैं, अगर आप रिटर्न ऑन एम्प्लॉयमेंट, तो वहाँ भी आपको दिखाई देगा कि मार्च 2022 में लगभग 11% का ROE इनका हुआ करता था, जो भी बढ़कर के 19% हो चुका है। एंड अगर आप इनका नेट डेट पर इक्विटा देखते हैं तो डेट पर इक्विटा इनका पहले 2.9x हुआ करता था मार्च 2022 में, जो भी ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है, 0.01 हो चुका है अभी। तो मीन्स इनके ऊपर नेट अगर डेट भी देखते हैं पर इक्विटा बेसिस पर तो वो भी ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। तो सारे फाइनेंशियल पैरामीटर पर भी यहाँ पर भी इनका परफॉर्मेंस बढ़िया है। और दोस्तों अगर आप इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल देखें तो जो वर्किंग कैपिटल डेज है, वर्किंग कैपिटल डेज का मतलब क्या होता है कि आपने अपने बिजनेस में 1 रुपये आज लगाया, तो वो लगाया अगर, तो वो 1 रुपये आपके पास रिटर्न कितने दिनों में बैक होके आ जाता है। तो जो इनका पहले जो वर्किंग कैपिटल डेज मार्च 2022 में 63 डेज का हुआ करता था वो घट करके अभी 33 डेज पर आ चुका है, जो कि इनके बिजनेस के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और अगर आप इनका इन्वेंट्री डेज देखते हैं तो इन्वेंट्री डेज का क्या मतलब होता है? इन्वेंट्री डेज का मतलब होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट आज बनाया तो वो कितने दिनों में आपके बिजनेस में सेल हो जाता है, मतलब आपके स्टोर पे आपके कस्टमर्स को आप कितने दिन में सेल कर पाते हैं। तो जो इनका इन्वेंट्री डेज पहले 73 डेज का हुआ करता था मार्च 2022 में, वो सितंबर 2025 में घट करके 52 डेज हो गया। तो ये भी इनके बिजनेस के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा है। एंड अगर आप इनका डेब्टर डेज देखें तो डेब्टर डेज का मतलब ये होता है कि आपका जो कर्जदार है, आप जिसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, आप जिसको माल उधार में दे रहे हैं, वो आपको आपका पैसा कितने दिनों में वापस कर रहा है। तो उसको अगर देखेंगे तो मार्च 2022 में ये 49 डेज हुआ करता था, जो सितंबर 2025 में घट करके 29 डेज पर आ चुका है। तो ये भी इनके बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड अगर आप इनका क्रेडिटर डेज देखते हैं, क्रेडिटर डेज ये होता है कि आप जिससे रॉ मटेरियल या माल जिससे आप खरीद रहे हैं उसको आप कितने दिनों में पैसा पे करते हैं। तो वो भी काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। पहले ये 59 डेज में अपने क्रेडिटर को पैसा पे किया करते थे, जो अभी घट करके 47 डेज हो गया है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल पे आप देखें कि हर तरीके से हर पैरामीटर पर इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। वर्किंग कैपिटल डेज इनकी घट रही है, इन्वेंट्री डेज भी ये लोग पैसा जो लगा रहे हैं वो जल्दी से पैसा इनके पास माल इनका मार्केट में जल्दी सेल हो जा रहा है और वो पैसा इनके पास रिटर्न आ जा रहा है। एंड इनका इन्वेंट्री डेज भी घट रहा है, मतलब ये माल बनाते हैं और तुरंत इनका सेल हो जा रहा है, वो डेज भी इनका कम हो रहा है। एंड डेटर डेज मतलब जो इनसे जिनको ये माल बेच रहे हैं वो भी इनको जल्दी पैसा दे रहा है पहले के कंपैरिजन में। एंड क्रेडिटर डेज का मीन्स का क्या है कि जिससे ये लोग माल उठा रहे हैं उसको भी ये लोग जल्दी पैसा पे कर पा रहे हैं, ताकि वो भी इनको माल ज़्यादा से ज़्यादा दे पा रहा है। और दोस्तों अगर आप इनका जियोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि इंडिया से अभी इनका जो H1 FY26 में इन्होंने लगभग 2541 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनको हुआ है, रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है, जिसमें से 531 करोड़ इनको इंडिया वाले बिजनेस से आया है और लगभग 2010 करोड़ का रेवेन्यू इनको इनके एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से आया है। एंड जो नंबर ऑफ पीसेज है लगभग 37.1 मिलियन पीसेज इन्होंने फर्स्ट हाफ ईयर में इन्होंने शिप किए हैं, इन्होंने सेल किए हैं। एंड अगर आप इनका जियोग्राफिकल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो आपको दिखेगा कि इनके जो नीटेड वाला सेगमेंट है, नीटेड वाले सेगमेंट से 27% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। एंड जो इनका वुवन सेगमेंट है उससे 73% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है। तो दोस्तों ये था इनका पूरा बिजनेस मॉडल एंड हमने इनका रिजल्ट भी डिस्कस कर लिया है। एंड इसका एक सेकेंड पार्ट का वीडियो मैं और बनाऊंगा, जिसमें हम इनका अभी रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था उसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे, उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।